नमस्कार, आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलिए एक चार्ट हम गोचर के माध्यम से समझते हैं आज, है ना। बहुत जल्दी आपके सामने मैं कुछ ग्रहों की जैसे दृष्टि का प्रभाव की सीरीज आएगी और हम कुछ राशियों के आधार पर भी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो लोग बिल्कुल नए होंगे एस्ट्रोलॉजी के लिए और कई बार ऐसा होता है आप सर्च करते हो तो आपको कोई चैनल मिल जाए, मान लो हमारा ही चैनल आ जाए। हालाँकि दोनों चैनल कनेक्टेड हैं। मेरा मतलब मेरा नहीं कहूँगी मैं, पहले वाला चैनल और ये वाला चैनल, वहाँ पे हम आपको जो बुक्स की नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो वहाँ पे मिलेगा, यहाँ प्रैक्टिकल मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का सजेशन आया था कमेंट्स में भी कि आप एक बार फिर से राशियों को, ग्रहों को, जैसे उस चैनल पे समझाया गया है, थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा हम मॉडर्न वे में उसको कैसे यूज़ करें तो वो समझाइएगा। तो बिल्कुल ठीक है, हम उसको भी समझने का प्रयास फिर से एक बार से करते हैं। तो समझेंगे उसको। आज पहले एक चार्ट अपना देख लेते हैं और चार्ट में थोड़ा-सा गोचर का भी हम आज प्रभाव समझेंगे। देखो, चार्ट आपको दिख सामने समझ में आ ही रहा है और मैं आपको इनकी एज बता देती हूँ। फीमेल चार्ट है, 16 अक्टूबर 1981, रात के 10 बजे दिल्ली। चार्ट में जो प्रश्न था वो इनकी माताजी की हेल्थ को लेके था। अब आप देखेंगे, अगर दशा को देखेंगे तो गुरु में चंद्रमा की दशा है। गुरु महादशानाथ है ना? और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा अंतरदशानाथ है। तो हमने क्या कहा था? महादशानाथ एक ऑरा क्रिएट करेगा और चंद्रमा क्या होगा? उसमें रिजल्ट अंतरदशानाथ से हम रिजल्ट को देखेंगे। तो महादशानाथ गुरु इस पत्रिका में सप्तम और दशम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में शनि और सूर्य के साथ प्लेस्ड है। लेकिन गुरु यहाँ अस्त भी है। केतु, शनि, सूर्य, यानी पीड़ित कहेंगे आप इसको। कंप्लीटली हम इसको क्या बोलेंगे कि गुरु चतुर्थ भाव में है, पीड़ित है। अब पहले ना हमें किसी भी भाव का प्रिडिक्शन करने से पहले भाव के बल को देखना होता है। भाव के बल के लिए आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज ना करें, उसकी जरूरत नहीं होती है। आप ऐसे भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भावेश की पोजीशन बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन है भावेश की। भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं, एक शनि है, भाग्येश होके बैठा हुआ है। दूसरा सूर्य है जो थर्ड हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड है। और तीसरा हमारा जुपिटर है। इन तीनों से हम माता के स्वभाव, माता की हेल्थ, घर, क्योंकि प्रश्न माता का है तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी या आदि की जिक्र नहीं करूंगी। यहाँ मैं माता से रिलेटेड ही बातों को बताना चाहूंगी। शनि है तो आप कह सकते हो माता भाग्यवान हो सकती हैं, थोड़े रिसर्चर हो सकती हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकती हैं लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके। सूर्य है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई उन्होंने लाइफ में बड़ी हिम्मत से वो आगे बढ़ी हों। और सूर्य शनि, सूर्य तो आपको एक हिम्मत दे ही रहा है, लेकिन शनि एक रोग भी देता है ना। और शनि अस्त भी है। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी कंडीशन क्या है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। अब जो महादशा आती है वो भी फोर्थ में बैठा हुआ लॉर्ड है, यानी महादशा का ऑरा कैसा क्रिएट हुआ आपका? कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। तो यहाँ जब प्रश्न माता का आता है तो अंतरदशानाथ कौन था? चंद्रमा, जो कि 12वें में है। अब चाहे उच्च का हो चाहे नीच का, उसकी चर्चा तो हम बहुत ज्यादा करते नहीं है। चंद्रमा 12वें में है तो वो आपको परेशान करेगा अपनी दिशा में। हालांकि चंद्रमा का यहाँ पे अगर आप षटबल देखोगे ना तो वो बहुत अच्छा है 12वें में जाने के बाद भी। तो हम मेजर इम्पैक्ट हम हमेशा षटबल का देखते ही हैं, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अब जब हमारे पास प्रश्न आता है, लगभग लगभग जब ये प्रश्न अभी बहुत ज्यादा दिनों पहले का नहीं है। अभी ये आप ये मानिए कि अगस्त का ही 2 तारीख का आसपास का मेरे ख्याल से ये प्रश्न हो सकता है। तो मैं इसको और भी एक्सपेंड करना चाहूँ तो यहाँ पे शनि आ जाता है। ये देखिए, गुरु, चंद्रमा, राहु और शनि, इनकी दशा रहती है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करती हूँ, दशाओं को प्रत्यंतर से भी आगे मैं खोल देती हूँ। अब होता क्या है, यहाँ शनि है चतुर्थ भाव में, यानी गुरु ने भी चतुर्थ को एक्टिव किया, शनि ने भी चतुर्थ को एक्टिव किया। चंद्रमा जो कि काल पुरुष में चतुर्थ के कारक हैं और माता के लिए भी हम चंद्रमा कारक के रूप में देखेंगे। और राहु जो कि चंद्रमा की राशि में प्लेस्ड है, काल पुरुष में चंद्रमा की राशि चतुर्थ भाव में होती है। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, प्रश्न चतुर्थ का है, चतुर्थ में माता से संबंधित प्रश्न है। तो उससे एक्सिस जब हम काउंट करेंगे तो चंद्रमा 9th हाउस में आता है, राहु एकादश में आता है और शनि स्वयं फोर्थ में ही बैठा हुआ है।
ठीक है? ये हमें एक्सिस का इम्पैक्ट हमें यहाँ पे समझ में आया कि एक्सिस में कहीं 6-8 का प्रभाव नहीं आया, लेकिन भाव 12वां आ गया है जो कि लगन से 12वां है। क्लियर? अब अगर हम ट्रांज़िट को यहाँ पे यूज़ करें, तो हम ट्रांज़िट को कैसे यूज़ करेंगे? ये आप देखोगे तो गोचर कुंडली भाव जो लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा-सा लगन से बना देती हूँ, मुझे आदत है लगन से गोचर बना के देखने की। ग्रहों को हमें क्या करना होता है, जहाँ-जहाँ, जो-जो ग्रह ट्रांज़िट में जाता है, उसको हम वहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ से बुध है, यहाँ से सूर्य का ट्रांज़िट हो रहा है, ये केतु है, ये मंगल है, ये शनि है, ये राहु है, चंद्रमा को छोड़ दो, वो तो बदलता रहता है। मेरा ये वाला भाव एक्टिव था क्योंकि शनि ने एक्टिव किया था, शनि भी दशाओं में था। ये वाला भाव भी एक्टिव था क्योंकि चंद्रमा दशाओं में था। देखा जाए तो हमारे पत्रिका के ऑलमोस्ट भाव एक्टिव हो जाते हैं, है ना? लेकिन हम मेजर-मेजर अगर अंतर-प्रत्यंतर तक भी रहें, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ये मार्स का ट्रांजिट 4th हाउस से होता है। क्यों मैं मार्स के ट्रांजिट को ले रही हूँ? क्योंकि 4th हाउस, आप ये समझो कि आपने अपने एक घर है जिसमें 10-12 कमरे हैं और एक कमरे का गेट खोल दिया है। तो जैसे ही हवा चलेगी या बारिश होगी तो उसके अंदर पानी आने की उम्मीद है। ऐसा आप समझ सकते हो, है ना? और मंगल क्योंकि आपकी पत्रिका में 6 का लॉर्ड है और उसका ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? इस भाव से हो रहा है जो भाव का गेट आपका खुला हुआ है, यानी जो भाव आपका एक्टिव है पहले से, और उसके अंदर हमें देखने से भी लगता है कि यहाँ हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है क्योंकि अंतरदशा में चंद्रमा था जो कि 12वें में प्लेस्ड है। तो जैसे ही मंगल का ट्रांजिट यहाँ पे आता है तो इनके माता के स्वास्थ्य को लेके प्रश्न आता है हमारे पास। अब कब तक ये परेशानी रह सकती है? तो वही दशाओं से देखोगे तो जनरली राहु जब तक है, तो राहु तो थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है। हमने क्यों बोला राहु तक? तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं और चंद्रमा से चतुर्थ को लग्न बनाते हैं। अब देखो, राहु कहाँ आ गया? 12वें में। तो 12वें में बैठा ग्रह लग्न को तो परेशान करेगा ही ना। तो जब तक ये राहु रहेगा सितंबर 22 सितंबर तक, तब तक तो हेल्थ में थोड़ा परेशानी रहेगी। फिर जैसे ही गुरु आएगा, गुरु चंद्रमा में गुरु, तो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुरु की प्लेसमेंट जब हम माता का लग्न बनाते हैं, तो इनका लग्नेश किसके साथ है? शनि के साथ भी है जो कि षष्ठेश भी है। सूर्य के साथ है, सॉरी, सूर्य तो खुद लग्नेश ही है। पंचमेश के साथ है जो कि जुपिटर है। ठीक है? और केतु से दृष्ट है। तो थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मेजर परेशानी जो होगी वो थोड़ी-सी समाप्ति की ओर सितंबर के बाद हो सकती है। और फिर जैसे सितंबर आएगा तो आप जानते ही हैं कि ट्रांज़िट भी चेंज होंगे, क्योंकि जैसे ही हमने माता का लगन बनाया तो लग्नेश कौन बनता है? सूर्य। तो आगे जैसे-जैसे जाएँगे तो सूर्य का ट्रांज़िट भी चेंज होगा, सूर्य के ट्रांज़िट का भी इम्पैक्ट आएगा, है ना? इस चार्ट के जो चतुर्थ इश है बुध, उसका ट्रांज़िट भी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम बाद 1 से 2 या 3 महीने में आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांज़िट का इम्पैक्ट, जब आपका चार्ट देखें तभी ट्रांज़िट का इम्पैक्ट आप देख के बताएँ। और क्योंकि बुक्स में भी लिखा गया है कि ग्रहों की संक्रांति का ये फल होता है, तो ग्रह अपना संक्रांति का फल किस तरह से देगा वो आप इज़िली समझ सकते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे ही सूर्य चेंज होता है, मंगल का ट्रांजिट चेंज होता है, शुक्र का ट्रांजिट चेंज होता है, वो आपके किस भाव से जा रहा है, आपके चार्ट में वो क्या रोल प्ले कर रहा है प्लैनेट। और अगर आपका वो भाव एक्टिव है उस टाइम पे, क्योंकि कभी ना कभी तो वो 1 महीने में एक्टिव हो ही जाना है ना? अगर वो भाव एक्टिव है, तो उस टाइम आपको वो दशा मिलेगा कब? किस दिन? जिस दिन चंद्रमा से कनेक्शन बन जाएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत है। और धीरे-धीरे हम अभी अपना नया सीरीज़ जो मैंने बताया चलाएँगे, मेष राशि से लेके 12 हम सारी राशियों को समझेंगे, सारे ग्रहों को समझेंगे, उनके इम्पैक्ट को समझेंगे और थोड़ा-सा मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े प्रैक्टिकल वे में हम उसको समझें, ताकि ईज़ी से हम उसको थोड़ा-सा समझ पाएँ। हाँ, बुकिश नॉलेज को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि पॉइंट्स हमें वहीं से मिलने वाले हैं सारे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।